गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर 3 पढ़ने जा रहे हैं, केमिकल इक्वेशन एंड वर्ड इक्वेशन। लास्ट क्लास में हमने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया था। ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अब इसलिए ध्यान से समझिएगा। देखिए, जितने भी केमिकल चेंज होते हैं हमारे सराउंडिंग में या कहीं पर भी, जितने भी केमिकल चेंज होते हैं वो सारे के सारे केमिकल रिएक्शन के द्वारा ही होते हैं। ऑल द केमिकल चेंज आर accompanied बाय केमिकल रिएक्शंस। तो इन रिएक्शंस को हम सेंटेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये क्या होता है, इसका वर्णन करने में बहुत ही लंबा हो जाता है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि जैसे मान के चलिए रिएक्शन बिटवीन एक जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में रिएक्शन करा रहे हैं, तो अभी तक हम कैसे लिख रहे थे, व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। या इट छोड़िए, जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड। देखिए, अभी हमने एक नॉर्मल रिएक्शन की बात की है कि जिंक मेटल की अगर हम रिएक्शन कराएंगे, जिंक मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो केमिकल इक्वेशन में इसको शॉर्ट फॉर्म में और मोर इंफॉर्मेटिव वे में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे सेंटेंस को एक केमिकल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेंस जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, हमने इसी सेंटेंस को थोड़ा शॉर्ट में करके यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहां पर ये हमारी केमिकल इक्वेशन बन गई और ये क्या बन गया, एक सेंटेंस के फॉर्म में हमने केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन इज ए शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। शॉर्ट हैंड मतलब उसी को संकुचित करके जब हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है, केमिकल इक्वेशन बन जाती है। अब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। यहां पर हमने क्या किया, अभी नेम लिए हुए हैं दोनों के, जो भी सब्सटेंसेस यहां पर रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, तो वहां हमने क्या किया है, यहां पर नेम लिए हुए हैं। तो केमिकल इक्वेशन में हम क्या करेंगे, पूरा सेंटेंस लिखने की आवश्यकता नहीं है एक केमिकल रिएक्शन को दर्शाने के लिए। हम क्या करेंगे, उसको सिंपली एज ए इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैथ्स में आपने पढ़ी होंगी इक्वेशंस, उसी प्रकार से हमने क्या किया, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन की तरह दर्शाया। अब बेटा, ये केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो दो प्रकार, केमिकल इक्वेशंस जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। प्रकार की हमारी केमिकल इक्वेशन होती है, पहला वर्ड इक्वेशन, और जो दूसरी हमारी आती है वो होती है हमारी सिंबल इक्वेशन। ठीक है, वर्ड इक्वेशन और सिंबल इक्वेशन, दोनों में क्या डिफरेंस है, सॉरी इक्वेशन, दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम अभी समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, हमने लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। टेंस यहां पर इन्होंने बनाया मैग्नीशियम
ऑक्साइड। देखिए इस केमिकल रिएक्शन में हमने क्या किया है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एलिमेंट्स के नाम लिए हुए हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम है, यहाँ पर ऑक्सीजन, और जो प्रोडक्ट बनकर आया है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनकर आया। ठीक है, अब इसी केमिकल इक्वेशन को अगर हम इनके सिंबल्स के जरिए दर्शाते हैं, इनके सिंबल्स के जरिए अगर हम इनको रिप्रेजेंट कर दें, जैसे Mg प्लस O2 टेंस Mg, तो ये हमारी जो केमिकल इक्वेशन होगी वो सिंबलिक केमिकल इक्वेशन होगी। और जो ये वर्ड्स के थ्रू इनके नाम जो हमने लिए एलिमेंट्स के लिए हैं केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो हमारी वर्ड इक्वेशन होगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं इनके दोनों की आपको डेफिनेशन क्लियर कर देता हूं कि क्या होती है वर्ड इक्वेशन और क्या होती है सिंबल इक्वेशन। गॉट इट। बात करते हैं वर्ड इक्वेशन की। वर्ड इक्वेशन, तो वर्ड इक्वेशन क्या होती है? देखिए वर्ड इक्वेशन जो होती है हमारी, उसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी। ठीक है, तो वर्ड इक्वेशन में एन इक्वेशन that links the name of reactants with those of products। यानी कि ऐसी इक्वेशन जो रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के नामों से मिलकर बनती है, वो हमारी क्या कहलाती है? वर्ड इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको दिया था कि जब व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन ऑक्सीजन इट फॉर्म्स व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसको हम कैसे लिखा था कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन that gives white powder of magnesium oxide। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि ऐसी इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट साइड में भी हम एलिमेंट्स के नेम को रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी रिएक्शन में भाग लिया है जिन भी एलिमेंट्स ने, और जो प्रोडक्ट बना है उसका भी हम नाम यूज करते हैं। तो ऐसी केमिकल इक्वेशंस जो होती हैं वो हमारी वर्ड इक्वेशन होती हैं। तो वर्ड इक्वेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि पहला, जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। ये कॉमन पॉइंट्स हैं दोनों के लिए, वर्ड इक्वेशन और हमारी सिंबल इक्वेशन के लिए, कि जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स are written on left hand side with a plus sign between them। देखिए अभी मैं बताया कि रिएक्टेंट्स जो होते हैं उनको हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, और जितने भी रिएक्टेंट्स हमारे केमिकल इक्वेशन में, केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, उन सभी को हम प्लस साइन से जोड़ते हैं। ठीक है, सेकेंडली जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम, जो प्रोडक्ट्स बनकर सामने आते हैं आफ्टर केमिकल रिएक्शन, उनको हम राइट साइड में लिखते हैं। प्रोडक्ट्स आर रिटन on right side, right hand side। यहां पर भी हम क्या करते हैं, उन प्रोडक्ट्स के बीच में प्लस साइन रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनकर सामने आए। और
मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है केमिकल रिएक्शन का कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड को, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड को हम एक एरो से सेपरेट करते हैं, और ये एरो जो होता है वो हमें बताता है कि किस डायरेक्शन में हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है। ये क्या बताता है एरो? पहले तो सेपरेट करता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, और बताता है डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑल्सो, डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। क्या हुआ? पहला पॉइंट जो है वो रिएक्टेंट्स जो होते हैं हमारे किसी भी केमिकल रिएक्शन के, उनको हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, और जितने भी रिएक्टेंट्स उस पार्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं उनको हम प्लस साइन से सेपरेट करते हैं, यानी उनके बीच में प्लस साइन लगाते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं, और यहां पर भी हम क्या करते हैं प्लस साइन से उनको सेपरेट करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हम एरो साइन लगाते हैं, और ये एरो साइन हमें रिप्रेजेंट करता है कि ये जो केमिकल रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में हो रही है। अब यहां पर समझ में आ रहा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में जब रिएक्शन हुई तो उस रिएक्शन ने प्रोसेस करके हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, यानी कि इन दोनों कंपाउंड को मिलाकर हमारा ये कंपाउंड बना। यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ गई इतनी? नेक्स्ट आगे देखते हैं हम अपना सिंबल इक्वेशंस। अब सिंबल इक्वेशंस क्या है? सिंपल है, बहुत ही ज्यादा कोई पढ़ना नहीं है इसके अंतर्गत हमें, कि सिंबल इक्वेशन क्या होता है कि ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट्स को और प्रोडक्ट्स को हम सिंबल्स के थ्रू या फॉर्मूलाज के थ्रू प्रदर्शित करते हैं। तो क्या है हमारी सिंबल इक्वेशन? अ केमिकल रिएक्शन इन विच ए chemical reaction which is represented in terms of symbols and formula of the substances involved is known as chemical यहां लिख देंगे सिंबल इक्वेशन, या सीधे कह देते हैं इज नोन एज सिंबल इक्वेशन। ठीक है, यानी कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें जो पार्टिसिपेटिंग रिएक्टेंट्स हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेटिंग रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट बनकर सामने आ रहा है हमारा, उनको हम या तो उनके सिंबल से रिप्रेजेंट कर दें, या जो कंपाउंड बनकर आ रहा है या उसके फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर दें। तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं उनको हम कहते हैं सिंबल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने मैग्नीशियम वाला ही एक एग्जाम्पल लिया था, तो हम उसी को लेते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ठीक है, और ऑक्सीजन का होता है O2। यहां पर हमने क्या किया, पहली वाली जो वर्ड इक्वेशन ली थी वहां पर हमने क्या किया था, इनके नाम से रिप्रेजेंट की थी केमिकल रिएक्शन को। यहां पर हम कर रहे हैं उनके सिंबल से, Mg प्लस O2, और क्या बनाया था इन्होंने, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज MgO। यहां पर देखिए इस केमिकल इक्वेशन में हमने क्या किया है, जो भी एलिमेंट्स हैं हमारे एज ए रिएक्टेंट, ठीक है, उनका भी हमने फॉर्मूला लिया है,
और जो सब्सटेंस बनकर आया एज ए प्रोडक्ट उसका भी हमने फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया है। तो सिंपल इक्वेशन क्या होती हैं? ऐसी केमिकल इक्वेशंस जो किसके द्वारा रिप्रेजेंट कराई जाती हैं? सिंबल्स ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस विच अंडरगोज इन द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी? तो यहां पर हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन की बात समझ में आ गई कि मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि वह तरीका जिससे केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है किसके आधार पर, किसके में, विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड द फॉर्मूलाज ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। ठीक है, उसमें मैंने आपको दो प्रकार की इक्वेशंस बताई, पहला वर्ड इक्वेशन और दूसरा सिंबल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में बताया था कि जो एलिमेंट्स या सब्सटेंसेस हमारे केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहे हैं उनको हमने उनके नेम से प्रदर्शित किया था, रिप्रेजेंट किया था। और सिंबल इक्वेशन में हमने आपको बताया कि जो भी केमिकल रिएक्शन में हमारे एलिमेंट्स या सब्सटेंस या कंपाउंड जो भी बनकर आ रहा है वहां पर हम क्या करेंगे, उनके फॉर्मूले से उनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यही दोनों में डिफरेंस है सिंबल इक्वेशन में और वर्ड इक्वेशन की। वर्ड इक्वेशन और सिंबल इक्वेशन में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं कि इन इक्वेशंस को कैसे डिवाइड किया गया है और किस आधार पर डिवाइड किया गया है। तो केमिकल इक्वेशन को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, केमिकल इक्वेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। कौन कौन से 2 टाइप्स हैं वो आगे हम देखेंगे। थोड़ा साफ कर लेते हैं बोर्ड। पहला जो हमारा टाइप है केमिकल इक्वेशन का, हम बात करते हैं अनबैलेंस्ड और स्केलेटल। ठीक है, अनबैलेंस्ड और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। और दूसरा टाइप है हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आप कैसे इन दोनों को कैटेगराइज करेंगे, कैसे पहचान पाएंगे कौन सी अनबैलेंस्ड है और कौन सी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है? तो पहले हम एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, तो उससे एग्जांपल्स से थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। जैसे हम 2 एग्जांपल लिख रहे हैं यहां पर। पहला तो जो मैं पहले आपको रिएक्शन समझा चुका हूं वही, उन्हीं में से ले लेते हैं कोई भी एग्जांपल। जैसे पहला हमने यहां पर लिखा आयरन प्लस वाटर। ठीक है, यहां पर ऑक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल रही है। दूसरा एग्जांपल एक और ले लेते हैं। जैसे जिंक मेटल का हमने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा दिया, तो जिंक सल्फेट बन रहा है ZnSO4 और यहां पर भी हमारी क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। देखिए यहां पर मैंने 2 केमिकल इक्वेशंस लिखी हुई हैं। तो कैसे आप पहचानेंगे कि ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है? तो सीधा सा एक ही फंडा चलता है यहां पर कि जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस हैं उनमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, number of atoms of elements in reactant side is not equal to the number of atoms of elements in the product side। तो वो तो हमारी हो जाएंगी क्या, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब कैसे देखेंगे कि अनबैलेंस है? देखिए यहां पर इस इक्वेशन में अगर हम बात करते हैं तो जो Fe है उसकी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, यहां पर Fe मेटल जो Fe एलिमेंट है उसका एटम कितने हैं, यहाँ पर 1 है रिएक्टेंट साइड में, और यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 3 है।
अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पर हमारा 1 है और यहाँ देखिए 4 है। देखिए अभी मैंने बताया था कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, कि ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, यानी कि जो संख्याएं हैं एटम की प्रत्येक एलिमेंट की, वो रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में इक्वल नहीं होगी। यहां पर देखो Fe में डिफरेंस देखने को मिल रहा है, यहां पर 1 एटम है, यहाँ पर 3 है। यहाँ पर ऑक्सीजन में देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। कैसी है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब सेकेंड वाली इक्वेशन को देखते हैं कि ये कैसी है, बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है। तो यहां पर देखिए Zn एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। अब हम बात करते हैं रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में कितने कितने एटम है। जिंक का देखिए यहाँ पर 1 है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में भी 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, प्रोडक्ट साइड में भी देखिए 2 है। सल्फर का यहाँ पर 1 है और प्रोडक्ट साइड में देखिए यहाँ पर भी 1 है। ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पर भी 4 है। तो ये केमिकल इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। क्यों? क्योंकि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ द केमिकल रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कितना डिफरेंस है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ द केमिकल रिएक्शन आर नॉट इक्वल। लेकिन बैलेंस्ड में क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी दोनों तरफ, रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी, कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम ऐसी इक्वेशंस को कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दोनों की डेफिनेशन देखते हैं क्या है, उससे और थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। पहले हम देखते हैं अनबैलेंस्ड की डेफिनेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इससे अभी बहुत ज्यादा क्लियर होने वाला है कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। देखिए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वे इक्वेशन होती हैं, द इक्वेशंस in which number of atoms of different elements on both sides of the equation are not equal। ठीक है, तो वो कौन सी होती है, हमारी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है। अभी हम इसके दूसरा एग्जांपल लेकर चलते हैं कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का एक एग्जांपल क्या हो सकता है। ठीक है, मान के चलिए हमने ले लिया